प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस गुरु @रामदिया लाडवाल। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग इस चैनल पर डाले गए वीडियो से अपने ज्ञान को बढ़ा रहे होंगे और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए इसकी हेल्प ले रहे होंगे। मैं फिर आपको याद दिलाता हूं कि इस चैनल पर डाले गए सभी वीडियो आपके लिए बेहद हेल्पफुल हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए, 6 to 10th बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो, ICSC या फिर CBSE या फिर हरियाणा बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो। यहां पर डाले गए वीडियो आपके लिए बेहद 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 लाभकारी होंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। इसीलिए फिर कहता हूं कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साइंस गुरु @रामदिया लाडवाल, और अपने नॉलेज में वृद्धि करते चलें। जो HTET और CTET के विद्यार्थी हैं वो खासकर सुने, और जो कंपटीशन एग्जाम के विद्यार्थी हैं जो साइंस के क्वेश्चंस में दिक्कत मानते हैं, साइंस के क्वेश्चंस को नहीं कर पाते, यहां आपको आपके हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। आप अपने कमेंट्स बॉक्स में यहां कोई भी टॉपिक्स के बारे में लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया या किस टॉपिक में आपकी वीकनेस है, जिसको मैं यहां आपके सामने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। आज जो टॉपिक हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, मैं आपको फिर कहता हूं कि आप कंपैरिजन कर लेना। किसी भी YouTube चैनल जो हाई फाई है, मेरे से नहीं पढ़ाते, मैं तो यहां आपको बोर्ड के सामने पढ़ाता हूं। जो डिजिटली आपको पढ़ाते हैं या किसी और माध्यम से आपको पढ़ाते हैं, आप कंपैरिजन कर लेना। जो एक्सप्लेनेशन किसी टॉपिक की आपको साइंस गुरु @रामदिया लाडवाल चैनल पे मिलेगी, ऐसी एक्सप्लेनेशन आपको किसी भी दूसरे चैनल पर उस टॉपिक की नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसीलिए साइंस गुरु @रामदिया लाडवाल चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी नॉलेज बढ़ाएं। आज का जो टॉपिक है दैट इज ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन, जिसका हिंदी में मतलब होता है, यू नो अबाउट दैट ऑल, ओजोन ह्रास, यानी ओजोन का अक्षय, ओजोन का नष्ट होना। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है, उसमें मैंने ओजोन परत के बारे में थोड़ा सा आपके सामने डिस्क्राइब किया था, तो नो प्रॉब्लम, उसको भी देख लें आप वीडियो को। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग। आप देख सकते हैं उसको, यहीं आपको जो है मेरे YouTube चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं देखा है तो मैं वहां से उसको कोरिलेट नहीं करूंगा, आपको यहां से डिटेल से आपको समझाऊंगा। ध्यान से देखिए, आप कंपैरिजन कीजिए कि कोई चैनल ऐसे एक्सप्लेन करता है या नहीं करता है। आइए, ये है आपकी अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट मीन्स हिंदी में भूपर पट्टी। फिर याद दिलाता हूं इस मीडियम के माध्यम से, यहां दोनों मीडियम के बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं। मैं आपको हर एक वर्ड की हिंदी, हर एक वर्ड की इंग्लिश दोनों साथ साथ बताऊंगा। अर्थ क्रस्ट भूपर पट्टी है ये। इससे नियर अबाउट 16 किलोमीटर अबोव, लगभग 16 किलोमीटर ऊपर, एक नेचर मीन्स प्रकृति ने हमारे लिए एक विशेष प्रकार की लेयर बना रखी है, जिसको हम कहते हैं ओजोन लेयर, O3 लेयर, ओजोन लेयर। याद होगा मैंने कहा था ओजोन का सूत्र इंपॉर्टेंट है, बार बार कंपटीशन एग्जाम में रिपीट होता है, दैट इज O3, ओजोन लेयर।
जिसको हिंदी में ओजोन परत के नाम से जानते हैं हम लोग। ओजोन परत के नाम से हम इसको जो है जानते हैं। ये ओजोन परत कहलाती है आपकी। ये अर्थ सरफेस से लगभग 16 किलोमीटर अबो है आपकी ओजोन परत। और पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ओजोन परत काम क्या करती है, ओजोन परत क्या काम करती है। मैं फिर रिपीट करता हूं, मैंने कहा कि मैं कोरिलेट नहीं करूंगा, लेकिन जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है इस चैनल पे वो भी जरूर देख लें। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि सन जो है हमें 3 प्रकार की रेज देता है। एक तो यूवी रेज, जिनको हम अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, हिंदी में पैराबैंगनी प्रकाश किरणें कहते हैं। पैराबैंगनी प्रकाश किरणें आप लोग आगे लिख लेना, कॉपी में नोट कर रहे हो तो पैराबैंगनी प्रकाश किरणें। दूसरी प्रकार की जो प्रकाश किरणें हैं आपकी वो है इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड आप लोग नोट कर लेना, जिनको हम हिंदी में कह रहे थे अवरक्त प्रकाश किरणें। पहले वीडियो में हम लोग इनको एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप लोग देख लेना पहला वीडियो। नहीं देखा है तो यहां से नोट कर लीजिए। तीसरी प्रकार की रेज विजिबल रेज, जिनको हम लोग सीन रेज भी कह रहे थे। विजिबल रेज या सीन रेज जिनको हम लोग कह रहे थे, यानी दृश्य प्रकाश किरणें। दृश्य प्रकाश किरणें आप वीडियो देख लीजिए वो, या फिर यहां से आप नोट कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया कि अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ सरफेस तक नहीं पहुंच पाती। क्यों नहीं पहुंच पाती? क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज को हमारी ओजोन परत जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी। ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है आपकी यूवी रेज, इनको एब्जॉर्ब का मतलब सोखना, सोख लिया जाएगा, सोख लिया जाएगा ओजोन लेयर के द्वारा। ओजोन लेयर इनको सोख लेगी। अब हम इसको सुरक्षा कवच क्यों कह रहे हैं? ओजोन परत हमारे लिए सुरक्षा कवच है। ओजोन परत हमारे लिए सुरक्षा कवच क्यों है? क्योंकि अगर पैराबैंगनी प्रकाश किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज अगर भूपर पट्टी पे पहुंच जाती, अगर वातावरण में आ जाती, तो सभी सजीवों को, सजीवों मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्किन कैंसर हो जाती, चमड़ी का कैंसर हो जाता। इसीलिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ सरफेस के ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाता। तो इसीलिए हम इस ओजोन को सुरक्षा कवच कह रहे हैं। हमारे लिए जो है ये एक सेफ्टी लेयर है, सुरक्षा कवच है हमारे लिए। जो सूर्य से आने वाली हानिकारक, ये हमारे लिए हानिकारक है क्योंकि इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है। वेधन अक्षमता, छेद करने की पावर जो है वो इनकी बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए पैराबैंगनी प्रकाश किरणों को जो है ओजोन लेयर के द्वारा सोख लिया जाता है। प्यारे बच्चों, आप अच्छे समझ रहे होंगे मुझे आशा है। और ऐसी एक्सप्लेनेशन आपको इस तरह इस वीडियो के माध्यम से कोई चैनल देगा भी नहीं। इसीलिए बने रहें आपके अपने चैनल साइंस गुरु @रामदिया लाडवाल, और बेहतरीन वीडियो और बेहतरीन जो है आप इस प्रकार की एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के माध्यम से, ऐसी वीडियो के माध्यम से पाते रहे। चलिए आगे। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज नीचे नहीं आ पाती, हमारे लिए ओजोन लेयर सुरक्षा कवच है। हम लोग बात कर रहे हैं ओजोन ह्रास की। तो ऐसा हुआ कि एंटार्कटिका में जो डेजर्ट एरिया है, जहां बहुत ही कम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वहां साइंटिस्ट ने देखा कि इस ओजोन लेयर के अंदर कुछ होल बन गए हैं, होल, छिद्र, कुछ होल बन गए भाई। इसके अंदर जो है कुछ छिद्र बन गए, यानी ऐसे कंप्लीट छिद्र जिनके अंदर से अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो नीचे आ सकती है। अब ये मैंने आपको पहले ही बताया कि अल्ट्रावायलेट रेज यदि नीचे आ गई तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या होगा, क्या हाल होगा, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले जब ये छिद्र पाए गए तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया, आपके साइंटिस्टों ने नीचे लैब में आर्टिफिशियल आपकी O3 बनाई, नीचे O3 बनाई और ऊपर उन होलों को जो है फिल किया। सबसे पहले तो ये काम किया, उन होलों को फिल किया। नीचे जो है लैब में बनाई गई आपकी जो है O3 ओजोन लेयर, ओजोन गैस, और ओजोन गैस बना के और उन होल्स को जो है पहले फिल किया गया। फिल करने के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो आगे चैलेंज था साइंटिस्ट के सामने, ये देखना था
कि ये ओजोन में छेद क्यों हुए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि इस ओजोन में होल होने का रीजन क्या था। तो रिसर्च धीरे धीरे आगे बढ़ी, तो रिसर्च में पाया कि जो एयर जेट इंजन होते हैं, एयर जेट इंजन, यू नो अबाउट दैट, वायुयानों के जो इंजन होते हैं उनमें नाइट्रिक एसिड जो है वो एज ए फ्यूल काम आता है, एज ए फ्यूल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, हिंदी में नाइट्रिक अम्ल, इंग्लिश में नाइट्रिक एसिड, HNO3 फॉर्मूला नाइट्रिक अम्ल का, HNO3। HNO3 उन एयर जेट इंजन में ईंधन की भांति काम करता है, और जब ये HNO3 बर्न करता है, बर्न मतलब जलेगा, भाई फ्यूल है, जलेगा तो ही इंजन में जलेगा, तो इससे बनने वाली गैस है नाइट्रिक ऑक्साइड, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड, ये गैस बनती है नाइट्रिक ऑक्साइड। और जब ये वायुमंडल में नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगी तो ये गैस ऊपर जाएगी और ओजोन लेयर से, ओजोन लेयर के संपर्क में आ जाएगी। जब ये ओजोन लेयर के संपर्क में आएगी, O3 के संपर्क में आएगी, कौन सी गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड, तो क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी और ऑक्सीजन बनेगा, और ये दोनों ही गैस जो है आपकी नीचे आ जाएंगी। तो साइंटिस्टों ने माना कि नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन के ह्रास का एक कारण है, और ये प्रमुख कारण भी हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी तो पाया कि इस दुनिया में जितने भी एयर जेट हैं, एयर जेट मतलब वायुयान, जो जिनसे हम लोग जो है एयर में सफर करते हैं, जितने भी वायुयान हैं, अगर हम उनको एक साथ चला दें, एक साथ हम उनको वापस एयर में भेज दें, एयर में जो है उनको हम लोग लिफ्ट होने के लिए छोड़ दें, और उनसे उत्पन्न होने वाली नाइट्रिक ऑक्साइड अगर ओजोन से क्रिया करे, ओजोन से रिएक्शन करे, इंग्लिश में अगर ओजोन से रिएक्ट करे, रिएक्शन करे, तो कहते हैं कि एक साल में इस ओजोन लेयर के अंदर एक बाल के समान भी छिद्र नहीं बन सकता, एक बाल के समान भी। देख लो हमारे बाल कितने थिन हैं, कितने पतले हैं, उस बाल के समान भी छिद्र नहीं बन सकता अगर सारे वायुयानों को छोड़ दें, क्योंकि एक थिक लेयर है, ओजोन की एक बहुत ही थिक और विड्थ वाली लेयर है। इस लेयर बहुत चौड़ी और मोटी है। इस लेयर में नाइट्रिक ऑक्साइड जो HNO3 से निकला है, एक मॉलिक्यूल, एक अणु, वो ओजोन के एक ही अणु को नष्ट करता है, इसीलिए ओजोन इस तरह से नष्ट होने वाली लेयर नहीं है। दैट मीन्स कि साइंटिस्टों ने दरकिनार कर दिया, इस बात को छोड़ दिया कि वायुयानों से निकलने वाली नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन के अंदर छेद कर सकती है। रिसर्च आगे बढ़ी, धीरे धीरे जब रिसर्च आगे बढ़ी तो क्या पाया, रिसर्च आगे बढ़ती रही तो देखा साइंटिस्टों ने कि कौन सी गैस है जो आपकी ओजोन लेयर को नष्ट कर सकती है। तो वैज्ञानिकों ने रिसर्च के माध्यम से पाया कि एक गैसों का समूह है जिसका नाम है CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। एक गैसों का समूह है ये, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसमें बहुत सारी गैसें हैं, लेकिन इस समूह में जो सबसे महत्वपूर्ण गैस है, जो सबसे इंपॉर्टेंट गैस है, वो है CF2Cl2, CF2Cl2। इसका नाम है डाइफ्लोरोकार्बन। आप लोग नोट कर सकते हैं, डाइफ्लोरोकार्बन। कार्बन की जगह आप मीथेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डाइफ्लोरोमीथेन। मैं फिर रिपीट करता हूं, डाइफ्लोरोमीथेन इसका नाम है। ये इस समूह की सबसे इंपॉर्टेंट गैस है। ये इस्तेमाल कहां होती है, आइए देखते हैं। ये हमारे एयर कंडीशनर, यानी हमारे AC, जिनको हम AC बोलते हैं, AC एयर कंडीशनर, ठीक है, टेम्परेचर को जो मेंटेन करते हैं, हर घर में लगे होंगे, आप देख रहे होंगे। दूसरा रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में लगी होती है गैस। इन दोनों एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर में, कंप्रेसर को हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित। अगर हिंदी किसी स्टूडेंट्स को देखनी है इसकी, तो इसको बोलते हैं संपीड़ित। कंप्रेसर में ये गैस इस्तेमाल होती है। होता क्या है,
एक बात आप लोग ध्यान रखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी भी गैस को तरल बनने के लिए, तरल मतलब लिक्विड, किसी भी गैस को तरल और लिक्विड बनने के लिए, तरल और नहीं, तरल या लिक्विड बनने के लिए दो कंडीशन, दो परिस्थितियां आवश्यक हैं। वो दो परिस्थितियां कौन सी हैं? पहली परिस्थिति है वेरी हाई प्रेशर, बहुत ही अधिक तापमान, दबाव, तापमान नहीं, दबाव, गलती से बोल गया। वेरी हाई प्रेशर, बहुत अधिक दबाव, उस गैस के ऊपर बहुत अधिक दबाव होना चाहिए। दूसरा, वेरी लो टेम्परेचर, बहुत ही कम टेम्परेचर होना चाहिए, बहुत ही कम तापमान होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन किसी गैस के ऊपर अप्लाई होती हैं तो कोई गैस लिक्विड बनती है। कोई गैस जिस प्रेशर पर, जिस तापमान पर लिक्विड बनती है यानी तरल बनती है, वो कहलाता है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल टेम्परेचर या जिस प्रेशर पे वो गैस लिक्विड बनती है वो कहलाएगा क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर। तो आपकी गैस को लिक्विड बनने के लिए दो कंडीशन चाहिए, बहुत अधिक दबाव और बहुत कम तापमान, ये चाहिए। और वो कम से कम तापमान जिस पर कोई गैस लिक्विड बनती है वो कहलाएगा क्रिटिकल टेम्परेचर। और वो कम से कम दबाव, अधिक से अधिक दबाव जिस पर कोई गैस लिक्विड बनती है वो कहलाएगा क्रिटिकल प्रेशर। क्लियर? तो संपीड़ित में क्या होता है, यानी आपके कंप्रेसर में क्या होता है, ये दोनों कंडीशन वहां अप्लाई होंगी, वेरी हाई प्रेशर, वेरी लो टेम्परेचर, और आपकी CF2Cl2 बन जाएगी तरल, लिक्विड। और एक पाइप के माध्यम से हम उसको एयर फैन तक लेके आएंगे। आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों को पता है कि एक पाइप लगा होता है आपके कंप्रेसर से और आपके एयर फैन तक, जहां से ठंडी ठंडी हवा आती है वहां तक। अब क्या होगा कि जैसे ही वो गैस लिक्विड तरल बनी हुई है उस पाइप के माध्यम से आने की कोशिश करेगी, तो वहां उसको जो कंप्रेसर में टेम्परेचर और प्रेशर मिल रहा था वो नहीं मिलेगा, प्रेशर कम हो जाएगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, वो एकदम से क्या बन जाएगी? गैस बन जाएगी। और गैस, लेकिन अभी अभी तरल से गैस बनी है तो ठंडी होगी, और वो गैस ठंडी ठंडी जो है हवा के रूप में बाहर निकलेगी और हमें ठंड का अनुभव होगा, हमें ठंड का अनुभव होगा। ये तो मैं बात कर रहा हूं एसी और रेफ्रिजरेटर ठंडे कैसे होते हैं, यू नो अबाउट दैट। लेकिन अब ये CF2Cl2 गैस बाहर निकलेगी इन्वायरमेंट में, इसको ब्रीथ करने से हमें कोई हानि नहीं होती, क्योंकि ये हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ती ही नहीं, इसलिए ब्रीथ करने से इसको हमें कोई हानि नहीं होती, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर इसको ब्रीथ करें तो। लेकिन होगा क्या, जब ये कंप्रेसर से बाहर निकलेगी गैस, यहां आएगी इन्वायरमेंट में, यानी वातावरण में जब ये गैस आएगी, यानी इन्वायरमेंट में जब ये गैस आएगी, तो होगा क्या, ये गैस हल्की होकर ऊपर उठेगी ऐसे, और ओजोन लेयर के अंदर से होती हुई ये ओजोन लेयर के ऊपर पहुंच जाएगी। ये आपकी डाइफ्लोरोमीथेन गैस ओजोन लेयर के थ्रू होती हुई ऊपर पहुंच जाएगी। ओजोन लेयर कोई दीवार नहीं है। कभी आप अपने मन के अंदर ये धारणा कर रहे हो कि ओजोन लेयर कोई दीवार है कि इसके अंदर से कोई चीज कैसे पार होगी, नहीं। ओजोन लेयर एक गैस है, और गैस के अंदर से तो कोई भी पास हो सकता है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल तो दूर दूर होते हैं, लेकिन यूवी रेज पास नहीं हो सकती क्योंकि वो ऑब्जॉर्व कर ली जाती है ओजोन के द्वारा, ऊपर पहुंच जाएगी। अब होगा क्या, जैसे ये ऊपर पहुंचेगी, कौन? CF2Cl2 डाइफ्लोरोकार्बन, तो किसके कांटेक्ट में आएगी ये बताइए? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किसके कांटेक्ट में आएगी, लेकिन अभी मैं बताऊंगा तो फिर क्या बताओगे आप लोग? चलिए, अल्ट्रा वायलेट रेज के संपर्क में आएगी, पैराबैंगनी प्रकाश किरणें इनके संपर्क में, क्योंकि इस ओजोन लेयर से नीचे तो पैराबैंगनी प्रकाश किरणें है ही नहीं, इसके ऊपर है। जैसे ये गैस इनके ऊपर निकलेगी, ये अल्ट्रा वायलेट रेज यूवी पैराबैंगनी प्रकाश किरणों के संपर्क में आएगी और क्या बनाएगी? CF2Cl
और एक क्लोरीन का, इसके ऊपर मैं स्टार लगाता हूं, ऐसे स्टार लगा दिया मैंने इसको क्लोरीन के ऊपर, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। अगर हिंदी में बोले तो आजाद उम्मीदवार, जो खतरा है दूसरों के लिए, ये आजाद उम्मीदवार है क्लोरीन। तो ऐसे जो है पैरा बैंगनी प्रकाश किरणें इस डाइफ्लोरोकार्बन जो आपके रेफ्रिजरेटर एसी कंप्रेसर से बाहर निकली है, उसमें से क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल बाहर निकाल देगी। ये आजाद उम्मीदवार है क्लोरीन। अब आजाद उम्मीदवार आप लोग जानते हैं कि बड़ा ही खतरनाक होता है, बड़ा ही डेंजरस होता है आजाद उम्मीदवार, क्योंकि वो मेन उम्मीदवारों के लिए बड़ा खतरा होता है। तो ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल भी ऐसे ही है। ये तो मजाक की बातें हैं, जब स्टार लगा दिया, फ्री रेडिकल मैंने बोल दिया, आजाद उम्मीदवार बोल दिया। यहां विज्ञान में, साइंस में इसका मीनिंग है कि हाईली रिएक्टिव है, यानी अत्यधिक अभिक्रियाशील है, ये बहुत अधिक क्रिया करने वाला मॉलिक्यूल है ये। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, आपकी जो ओजोन लेयर है उनके मॉलिक्यूलों से ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल क्रिया करना शुरू कर देगा, रिएक्शन करना शुरू कर देगा और बनाएगा ClO और ऑक्सीजन गैस जो है आपकी नीचे आ जाएगी वातावरण में, इन्वायरमेंट में, और ये बन जाएगा आपका ClO। अगर यहां तक की अभिक्रिया होती तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दुनिया में जितने एसी और जितने रेफ्रिजरेटर हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर यहां तक की अभिक्रिया होती तो वो सारे एसी और सारे रेफ्रिजरेटर मिलाकर एक साल में एक बाल के समान भी, एक हेयर के लाइक भी यहां जो है होल नहीं कर सकते थे, नहीं बना सकते थे होल। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, यहां आप लोग बिल्कुल कंप्लीटली बोर्ड के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे और ध्यान से देखेंगे कि होता क्या है। होता क्या है, ये जो ClO बना है, ClO ये फिर आ जाएगा अल्ट्रावायलेट के संपर्क में, यानी पैरा बैंगनी प्रकाश किरणों के संपर्क में फिर आएगा ये, और फिर आने से ये क्लोरीन के फ्री रेडिकल को फिर आजाद कर देगा और नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा। नेसेंट का मतलब अगर आप इंग्लिश की डिक्शनरी में ढूंढने जाएं तो आपको मिलेगा अभी अभी पैदा हुआ, नवजात ऑक्सीजन यहां से बनेगा। इस रिएक्शन के थ्रू बनने वाले O आपस में क्रिया करके O2 बनाएंगे और नीचे आएंगे, और इस क्लोरीन का होता रहेगा रिसाइकिल। क्या होता रहेगा, समझे, रिसाइकिल हिंदी वाले पुनः चक्रण होता रहेगा इस Cl का। पुनः चक्रण मीन्स कि ये सिल फिर रिएक्ट करेगा O3 से Cl फ्री रेडिकल, फिर ClO बनेगा, फिर O2 बनेगा, O2 नीचे आई, फिर ClO अल्ट्रावायलेट के संपर्क में आएगा, क्लोरीन का फ्री रेडिकल, वही फ्री रेडिकल जो पहले रिएक्ट किया था, फिर उम्मीदवार फ्री रेडिकल बन गया, फिर नेसेंट ऑक्सीजन निकला, नेसेंट नवजात अभी अभी पैदा हुआ। इस तरह से बनने वाले OO रिएक्ट करके O2 बनाएंगे, नीचे आते रहेंगे और Cl होता रहेगा पुनः चक्रित। वैज्ञानिकों ने देखा, बहुत ही डिफिकल्ट बात देखी, बहुत ही डेंजरस बात देखी कि CF2Cl2 से निकला हुआ एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल, ये CF2Cl2 का एक मॉलिक्यूल था, बहुत सारे मॉलिक्यूल निकलते हैं एयर में, तो एक मॉलिक्यूल हमने लिया है एग्जांपल समझाने के लिए, उससे एक Cl क्लोरीन फ्री रेडिकल निकला, उसके थ्रू निकला हुआ क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल अनुमान लगाया वैज्ञानिकों ने, तो पाया कि 1 लाख ओजोन के मॉलिक्यूल को नष्ट कर सकता है। डाइफ्लोरोकार्बन कह सकते हैं आप लोग, जो एसी रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर में गैस यूज होती है, उससे निकला हुआ क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल ओजोन के 1 लाख मॉलिक्यूल को नष्ट कर रहा है। तो एंटार्कटिका में जो छेद हुए वो इसके कारण हुए, CF2Cl2 के कारण, डाइफ्लोरोकार्बन के कारण। मेजर रीजन ओजोन डिप्लेशन का यही है, ये मेजर गैस है CFC कोई भी गैस हो जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल बाहर निकालेगी वो हमारे लिए हानिकारक है, ओजोन के लिए हानिकारक है। ओजोन के लिए हानिकारक है तो हमारे लिए भी हानिकारक है, क्योंकि पैराबैंगनी प्रकाश किरणें अर्थ सरफेस पे आएंगी तो हमें नुकसान होगा, हमारी स्किन को नुकसान होगा, हमें स्किन कैंसर हो सकता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ सरफेस के ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो
इसीलिए इस गैस को जो है बैन कर दिया गया, CF2Cl2 को बैन कर दिया गया। डाइफ्लोरोकार्बन कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। अब इसके लिए ऑप्शनल गैस खोजी गई, वो ऑप्शनल गैस थी CF2O, ऑक्सीडाइफ्लोरोमीथेन, ऑक्सीडाइफ्लोरोमीथेन। लेकिन ये जो गैस खोजी गई ऑक्सीडाइफ्लोरोमीथेन, इसका कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग ठंडा करने वाला प्रभाव, यू नो अबाउट दैट, ठंडा करने वाला प्रभाव CF2Cl2 से कम था। अब ऐसे देश जिनमें एनर्जी क्रांति पहले ही आ चुकी है, एनर्जी क्रांति ऑलरेडी जिनके पास है, यानी एनर्जी सोर्स से भरपूर है, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि CF2Cl2 इस्तेमाल करें या CF2O इस्तेमाल करें। भाई मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। अब मेरे पास एक रेफ्रिजरेटर है, सपोज कर लीजिए, और वो रेफ्रिजरेटर जो है 30 मिनट्स में किसी पानी की बर्फ को जमाता है, यानी आइस को जो है वो वाटर को फ्रीज कर देता है और उसको जो है जमा देता है 30 मिनट्स में। कब? जब CF2Cl2 गैस इस्तेमाल हुई। और जब CF2O गैस इस्तेमाल हुई तो उस केस में उसने उस पानी को फ्रीज करने में लगाया 1 आवर्स एंड 30 मिनट्स, 1.5 घंटा। यही अंतर है, ये मैं एग्जांपल से सुना रहा हूं आपको, यही अंतर है। CF2Cl2 गैस अगर इस्तेमाल करें 30 मिनट्स में आपकी फ्रीज हो जाएगी, बर्फ जम जाएगी। अगर CF2O इस्तेमाल करें तो आपको 1.5 आवर्स लगेगा। दैट मीन्स कि इसका कूलिंग इफेक्ट एज कंपेयर टू दैट कम है। अब ऐसे देश जो एनर्जी में भरपूर है, जिनके पास ऊर्जा की कमी नहीं है, लाइक जापान, अमेरिका और दूसरे विकसित देश जो हैं आपके, उन देशों में एनर्जी की कोई कमी ही नहीं है। जैसे अभी कुछ साल पहले जापान में सुनामी आई, सभी को पता है जापान में सुनामी आई थी। जापान में सुनामी आई तो जापान के शहर टोक्यो में बहुत सारे एरियाज में ऐसा हुआ कि 100 साल के बाद एनर्जी का कट लगा। 100 साल के बाद, इमेजिन 100 साल के बाद। अब आप लोग हमारे देश से कंपैरिजन करें, क्या हम ऐसा अनुभव करते हैं कि कभी ऐसा भी हो कि हमारे घर में जो है 100 साल के बाद एनर्जी कट लगे, ऊर्जा कट लगे, इलेक्ट्रिसिटी कट लगे? हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। आज तो हम लोग कुछ आत्मनिर्भर बन रहे हैं, लेकिन कुछ साल पहले तो हम बिल्कुल ही आत्मनिर्भर नहीं थे। मेरा भी ग्रामीण परिवेश रहा है, मुझे पता है कि पूरे दिन में जो है, पूरे 24 आवर्स में रात को भी कट पे कट और दिन में केवल 2 घंटे इलेक्ट्रिसिटी हमें अवेलेबल होती, वो भी लो वोल्टेज की। तो ऐसे देश जो बेचारे विकासशील हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इसका इस्तेमाल कैसे करें? क्योंकि अगर इसका इस्तेमाल करें तो ना तो उनके एसी ठंडे होंगे, ना रेफ्रिजरेटर। तो विकसित देशों ने क्या किया कि ऐसे जो बड़े बड़े विकासशील देश हैं, जहां एनर्जी की कमी है, उन्होंने कहा कि आप इस गैस को बैन करें और उसके लिए आप लोग जो है हमसे एनर्जी लें और इस गैस को आप बंद कर दें। तो बहुत सारे देशों ने CF2Cl2 को बैन कर रखा है और ऑक्सीडाइफ्लोरोमीथेन गैस का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं, ताकि हमारा इन्वायरमेंट जो है बचा रहे और आपकी जो है अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ सरफेस तक जो है नहीं पहुंच पाए। मैं अपनी तरफ से, ये बुक्स में कोई लिखा हुआ नहीं है, मैं अपनी तरफ से कुछ बातें शेयर करता हूं जो आपको मजाक भी लग सकती हैं, लेकिन शेयर करता हूं। जैसे एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर की हम लोग बात करें तो कई बार क्या होता है कि सर्दियों में, जनवरी फरवरी के महीने में या दिसंबर के महीने में, जब टेम्परेचर 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, उन दिनों में भी हम रेफ्रिजरेटर को लगातार ऑन करे रहते हैं। अब रेफ्रिजरेटर काम क्या है? दूध को फटने से बचाना, खराब होने से बचाना, स्पॉइल होने से बचाना, मिल्क को, सब्जियों को खराब होने से बचाना, ताकि हमारी वेजिटेबल्स जो है स्पॉइल ना हो, खराब ना हो। क्लियर? यही काम है रेफ्रिजरेटर का। लेकिन ये रेफ्रिजरेटर करता क्या है? टेम्परेचर यही प्रोवाइड करता है 2 डिग्री के आसपास, 3 डिग्री के आसपास, तभी हमारी सब्जियां और जो मिल्क है वो सेफ रहता है। तो क्यों ना हम उन दिनों में इन वेजिटेबल्स और मिल्क को बाहर रख दें? बाहर भी तो वही टेम्परेचर है, सुरक्षित रहेंगे। लेकिन 24 आवर्स हम इसको ऑन रखते हैं, दैट इज रॉन्ग। सर्दियों में हम लोग इसको ध्यान रखें कि 30 मिनट्स एक टाइम नोट कर लें कि
कि हमने 24 आवर्स में से केवल 30 मिनट्स ही इसको ऑन करना है ताकि ये खराब ना हो, इसके अंदर से दुर्गंध ना आए, गंदगी ना आए, हमें ये खराब ना हो। ऐसे ही एयर कंडीशनर, बहुत सारे लोग जो है एयर कंडीशनर को सर्दियों में भी इस्तेमाल करते हैं और गर्मियों में जब टेम्परेचर ठीक ठाक होता है तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमें जो है एक अच्छे तरीके से और सही तरीके से इन दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हमारी ओजोन डिप्लीट ना हो और हमारी ओजोन जो है हमारे लिए सुरक्षा कवच बनी रहे, एज सच जो नेचर ने हमें दी है वो बनी रहे। क्लियर? तो ये पूरा टॉपिक ओजोन डिप्लीशन के बारे में है। अगर किसी स्टूडेंट्स को ये टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको इस टॉपिक्स में क्या दिक्कत आई, क्या समझ नहीं आया। हम इसको फिर दोबारा जो है वहां से एक्सप्लेन कर देंगे। लास्ट में फिर कहता हूं कि साइंस गुरु @रामदिया लाडवाल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह के जो है बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन वाले टॉपिक साइंस के आपको लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। बंद कर दे।